सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जाखड़। और आज हमारे सामने एक ऐसे मेहमान हैं जो बहुत ही कम उम्र में अभी जैसे आरएस का रिजल्ट आया है उसमें एक उच्च रैंक पर सिलेक्ट हुए हैं। इनका नाम है गौरव बुडानिया, जो राजस्थान के चूरू जिले से आते हैं। और इनकी आरएस में जो अभी रिजल्ट हाल ही में आया उनमें 12वीं रैंक है। साथ ही साथ गौरव का ये आईएएस में भी पहला अटेम्प्ट है, जिसमें इस बार गौरव आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं। तो गौरव जी, सबसे पहले पहले आपको शुभकामनाएं इतनी मतलब एक अच्छी सफलता के लिए। और आशा करते हैं कि आईएएस में भी आपका एक मतलब बहुत ही अच्छा मुकाम आने वाले वक्त में होगा। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने आपने अग्रिम शुभकामनाएँ दी हैं उनके लिए भी सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी गौरव, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपकी एजुकेशन क्या रही है और मतलब किस प्रकार आपने कब से आरएस की और आईएएस की तैयारी शुरू की अपनी। जी सर, मेरा नाम गौरव है और मैं चूरू जिले का निवासी हूँ सर। तो जी। मैंने जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो चूरू जिले से ही पूरी की है। हाँ। उसके पश्चात 11th-12th की जो एजुकेशन है वो मैंने गुरु कृपा सीकर से किया है। जी। और उसके बाद मेरा 12th के साथ आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था। हाँ। तो मैंने आईआईटी बीएचयू से मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है सर। हाँ। वो 2016 के अंदर मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ था। हाँ। उसके पश्चात मैंने आरएस 2016 की वैकेंसी उसी टाइम पे निकली हुई थी जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था। तो हम्म। मैंने बिना प्रिपरेशन के आरएस 2016 दे दिया था और उसमें साथ-साथ प्रिपरेशन की, लेकिन उसमें अच्छी रैंक नहीं आ पाई। मेरी हाँ। 641वीं रैंक थी। तो उसके बाद मैंने वो रिज़ल्ट आने के बाद से मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया वापस से आरएस के लिए। और हाँ। साथ-साथ में मैंने मास्टर्स के लिए एनरोल कर दिया था। हाँ। हाँ। तो मैंने मास्टर्स किया है, एमए किया है सोशियोलॉजी के अंदर। और जी। उसके साथ-साथ मैंने आरएस में ये दूसरा अटेम्प्ट दिया था और हाँ। इसमें सर मेरी 12वीं रैंक है। हाँ। और जिसमें मैंने आरएस का मेंस होने के बाद मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी की थी और उसमें ये मेरा पहला अटेम्प्ट अभी जारी है, इंटरव्यू है अभी। हाँ, बहुत बढ़िया है ये गौरव जी, अच्छी बात बताई कि आप मतलब एक सही बात है कि यूपीएससी और आरएस में जल्दी सफलता मिलती है तो उसका अपना एक अलग खुशी होती है और अलग ऊंचाई पर हम जी पहुंचते सर, हैं। जी सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जी चीज है सर, जैसे कि आरएस के अंदर स्टडी मटेरियल की, विशेषकर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को यहाँ पे जी काफी सर। संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हिंदी मीडियम में तो पीसीएस में बिल्कुल आपको सर। काफी मटेरियल मिलता है। तो सबसे पहले जैसे जी प्री सर। और मेंस में आपने क्या क्या पढ़ा, उनकी थोड़ा बहुत आप बता सकते हो। जी, सर सबसे पहले मैं प्रीलिम्स का बताना चाहूँगा। तो जी। सबसे पहले जो राजस्थान में इंग्लिश का कंटेंट है, तो राजस्थान का स्पेसिफिक इंग्लिश का कंटेंट कहीं अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ। तो आपको हिंदी का कंटेंट ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स आती हैं हिंदी का। तो हाँ। आप उनको पढ़ लीजिए, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती और फिर उसको ट्रांसलेशन कर लीजिए। हाँ। तो जो और प्रीलिम्स में तो कोई वैसे भी कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आता। हाँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की थी, हाँ। तो मैंने एक मोमल की बुक आती है एग्ज़ाम रिव्यू, हाँ। जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के आरपीएससी के क्वेश्चन होते हैं। हम्म। तो उससे पता चलता है कि आरपीएससी किस तरीके के ट्रेंड पूछती है। एक अफ़वाह, एक मिथ सा उड़ाया जाता है कि आरपीएससी तो कुछ भी पूछ लेती है, कुछ हाँ। भी मतलब फैक्ट पूछ लेगी ये। हम्म। लेकिन यदि हम पहले के पेपर्स का एक ट्रेंड देखें, तो हाँ। वो हर कुछ फैक्ट नहीं होते, वो एक स्पेसिफिक फैक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी। जैसे यदि हम देखें राजस्थान के लोक देवताओं से यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ। तो यदि मैंने कोचिंग का मटेरियल देखा और हाँ। यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे, तो उसमें सर उनके पेरेंट्स का नाम, ये हाँ। सब भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन मैंने तो अभी तक जो मतलब स्टैंडर्ड फर्स्ट ग्रेड या मतलब जो अच्छे एग्ज़ाम हैं, उनमें किसी भी लोक देवता के माता-पिता का नाम नहीं देखा। मतलब उनकी स्पेसिफिक चीज़ें पूछी जाती है कि उनका मेला कब लगता है, कौन से स्थान से रिलेटेड है। तो हाँ। सबसे पहले यह आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है कि आरपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है। और बिल्कुल। उसके बाद आप अपने स्टडी मटेरियल को देखो, कोई भी स्टडी मटेरियल। जैसे मैंने राजस्थान के लिए दक्ष की बुक को प्रेफ़र किया था, बिल्कुल। क्योंकि वो थोड़ी पतली थी और मेरे पास टाइम थोड़ा कम था। हम्म। तो लेकिन मुझे लगा जिस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी पूछ रही है, उसको वो सैटिस्फाई कर रही है। यदि किसी के पास ज़्यादा टाइम है, तो लक्ष्य की बुक आती है, उसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली सारा पार्ट किया हुआ है, तो वहाँ से राजस्थान का हम कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो जी प्री सर। प्रीलिम्स तो मतलब जैसे आपका यूपीसी का मैटर हो गया, बाकी राजस्थान की जैसे आपने दक्ष की बताई इससे कवर हो जाएगा। और मेंस के लिए जैसे जी हमारे सर। वहाँ पे 4 पेपर है, तो उसमें क्या स्टडी मटेरियल और जी सर। कौन सी कोचिंग का मटेरियल आपने फॉलो किया है या टेस्ट सीरीज फॉलो किया आपने? जी सर, जी। सर जैसे आरपीएससी के अंदर 4 पेपर हैं। पहला हाँ। पेपर जीएस 1 है जिसके अंदर अपनी हिस्ट्री भी है, हम्म। इकोनॉमी है और सोशियोलॉजी है, मैनेजमेंट है और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये बिल्कुल। 5 सब्जेक्ट हैं पहले पेपर के अंदर। तो सबसे पहले हिस्ट्री आती है। तो हाँ। हिस्ट्री में राजस्थान के अंदर कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यदि राजस्थान की हिस्ट्री देखें तो इतनी बड़ी है और हाँ। उसमें से केवल 21 मार्क्स के क्वेश्चन ही आएँगे। हाँ। 2 छोटे क्वेश्चन आते हैं, 2 5 मार्क्स के आते हैं और 1 बड़ा क्वेश्चन आता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से मोल्ड करना है। हाँ। अब वहाँ पे
किसी भी प्रकार से जैसे लोक देवता टॉपिक है, तो उसमें किसी लोक देवता के बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा। यही पूछा जा सकता है कि लोक देवता की इम्पोर्टेंस क्या है, या वो उन्होंने किस तरीके से समाज को किया। तो हमें जो प्रीलिम्स का कंटेंट है, हुँ, हुँ। उसको मेंस के लिए ओरिएंटेड करना पड़ता है बिल्कुल। कि इस तरीके से ओरिएंट कर लें। तो मैंने जो प्रीलिम्स का ही जो मटेरियल पढ़ा, उसी को मैंने ओरिएंट कर लिया था राजस्थान हिस्ट्री के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। हाँ, इंडियन हिस्ट्री के स्पेसिफिक पॉइंट दिए हुए हैं आरपीएससी में, पूरी हाँ। इंडियन हिस्ट्री नहीं दी हुई उसके अंदर। हुँ, तो हुँ। जो स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको हम स्पेक्ट्रम से इज़िली कवर कर सकते हैं। और हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ा खेल है राजस्थान के अंदर, क्योंकि हाँ, केवल 4 ही पॉइंट दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर। तो हाँ। यदि वर्ल्ड हिस्ट्री को वैसे देखें तो लगभग 50 से 52 घंटे का मटेरियल होता है, हाँ। लेकिन वो 4 पॉइंट यदि पढ़ने आपको, तो 5 से 10 घंटे का मटेरियल ही सफिशिएंट होगा। हुँ, तो हुँ। हम उनको ना यूट्यूब के ऊपर या किसी भी कोचिंग से वो कवर कर सकते हैं। तो ये तो मेरा हिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी थी। अब बिल्कुल, राजस्थान की इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी मैंने मरनाल सर के नोट से ही की है। बिल्कुल। तो वहाँ से ऑलमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने इतना ज़्यादा कवर किया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, राजस्थान की इकोनॉमी सबसे बड़ा मतलब कि बाधा बनती है, मतलब राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए, कि स्पेसिफिकली इसमें क्या पढ़ें। हाँ। तो सबसे पहले जो कंसेप्चुअल पार्ट होगा, वो इंडियन इकोनॉमी से ही आएगा। बिल्कुल, जो इंडियन इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, वो कि वो राजस्थान इकोनॉमी में लगे, इकोनॉमी किसी की अलग नहीं हो सकती। सही बात है। फिर हाँ, उसमें बस जो फैक्चुअल पार्ट है, उसके लिए सर जैसे कि सूजस को फॉलो कर सकते हैं, हाँ, और उसमें जो मूमल की करंट अफेयर आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं, आर्थिक हाँ। समीक्षा आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उनको बहुत ही मिनिमम पढ़ना है, क्योंकि 20 नंबर की राजस्थान इकोनॉमिक्स है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सही तो बात। इनमें से जो-जो पॉइंट्स आपको काम लगे, इंडेक्स को जैसे सूजस की इंडेक्स है, उसको देख लो, हाँ, या राजस्थान का जो आर्थिक समीक्षा है, उसकी इंडेक्स को देख लो। उनमें से जो चैप्टर आपको लगे कि ये मतलब हमारे सिलेबस के साथ लिंक कर रहा है, हाँ, वहाँ से मटेरियल उठा सकते हैं। हाँ, और फिर सोशियोलॉजी का मैटर मैंने जो इंदिरा गांधी इग्नू है, हाँ, इग्नू के अंदर जो अपना बीए का मटेरियल है, उसके अंदर डायरेक्ट सोशियोलॉजी के जितने भी पॉइंट्स थे, कास्ट सिस्टम और जो वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वो डायरेक्ट टॉपिक थे, तो उसमें तो किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं आएगा। बिल्कुल। हाँ, फिर उसके बाद मैनेजमेंट है, हाँ, तो मैनेजमेंट के अंदर 2 हेडिंग, एक क्रिकेट वाला है, और बाकी वो जो मैनेजमेंट की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, उससे रिलेटेड जो पॉइंट दिए हुए हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वगैरह। तो हाँ, वो हाँ, सीधे के सीधे सर 11th-12th की जो एनसीईआरटी है, और या हाँ, 11th-12th की जो राजस्थान अध्ययन की वो आरबीएससी की बुक्स है, वहाँ से डायरेक्ट मटेरियल उसमें मिल जाएगा। उसके बिल्कुल। नीचे वाले जो 2 पॉइंट है, वो सर हाँ, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट है वो। हाँ, और उसमें कुछ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट है, उनको मैंने लक्ष्मीकांत से कवर किया था। हाँ, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, तो हाँ, उसके अंदर से टोटल 20 या 22 पेज ही हैं, जिनके अंदर वो पूरा कंटेंट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है। हाँ, तो लक्ष्मीकांत से हम वो कवर कर सकते हैं, मुझे लगता है। और बिल्कुल। फिर जैसे कुछ-कुछ टॉपिक सर बच जाएँगे, जैसे भी जैसे ये सोशल ऑडिटिंग वगैरह है, तो इनके लिए सर थोड़ा-सा मतलब यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, और इनके अलावा जो भी मतलब कोचिंग मटेरियल है, उनकी हेल्प ली जा सकती है। ये मतलब कुछ टॉपिक बचेगा, 5 से 10% सिलेबस ऐसा बचेगा, हाँ, जिसके लिए हमें कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हाँ, ये तो सर जीएस 1 की बात थी। हाँ, यदि जीएस 2 में देखें सर हम, तो पहला एथिक्स आता है उसके अंदर, और दूसरा साइंस टेक्नोलॉजी है, हाँ, तीसरी सर ज्योग्राफी है उसके अंदर। हाँ, तो यदि एथिक्स के अंदर देखें, तो ज़्यादातर सिलेबस है, वो हाँ, यूपीएससी से मैच कर रहा है। बिल्कुल। तो जो यूपीएससी का एथिक्स का कंटेंट है, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा। हाँ, लेकिन जो आरपीएससी के जो क्वेश्चन पूछने का ओरिएंटेशन है, वो हाँ, थोड़ा अलग है। हाँ, जैसे म यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे थे, जिन्होंने प्लेटो से रिलेटेड, भगवत गीता से रिलेटेड, हाँ, जिस प्रकार के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे थे, वो यूपीएससी नहीं पूछती। तो कंटेंट को थोड़ा-सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और फिलॉसफी ऑप्शनल है यूपीएससी हाँ। के अंदर, हुँ, हुँ। वहाँ से कुछ हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे क्वेश्चन पूछे हुए लगे, तो मुझे लगा कि जो प्रीलिम जो 1990 से 2000 के बीच में जैसे यूपीएससी फिलॉसफी ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछती थी, हाँ, वहीं से उन्होंने पिकअप किए हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ, हाँ, तो इसमें थोड़ा-सा मतलब कि मेरे को ये लास्ट ईयर ही मतलब इंक्लूड किया गया था एथिक्स के सिलेबस को, हाँ, तो थोड़ा-सा आरपीएससी का इसका पता नहीं है अभी, हाँ, तो इसमें थोड़ा-सा और करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस तो सर काफ़ी सिंपल था, हाँ, कि जितनी भी मेजर मेजर टेक्नोलॉजी थी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, हाँ, फूड एंड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनका असर किसी भी आईएएस कोचिंग का मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट होगा, उसमें आप टेक्नोलॉजी को समझ लो। हाँ, इसमें ध्यान ये रखना है कि मेंस के अंदर छोटी-छोटी बातों को आपको मतलब नहीं पढ़ना है।
आप देखो बिल्कुल। किसी भी टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है, हाँ, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके सामने चैलेंज क्या है, बिल्कुल। ताकि एक पेज के अंदर एक टेक्नोलॉजी हो जाए। वरना तो एक-एक टेक्नोलॉजी पे 300 पेज की बुक बन सकती है, तो वो कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखेगी, आरएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, हाँ, और फिर जो सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, हाँ। उनको किसी भी 11th-12th की बुक से ना अच्छे से किया जा सकता है। इसमें मैं 8th, 9th, 10th को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो सर काफ़ी कम लेवल की रह जाती हैं। हुँ, हुँ। और आरएस के अंदर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ एक लेवल आगे लिखो। यदि आप बाकी बच्चों जैसा ही लिखोगे तो आपकी कॉपी अलग नहीं दिखेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 11th-12th की बुक्स में वो टॉपिक कवर किए हुए हैं, वहाँ से करो। हुँ, और हुँ। आरएस के सिलेबस में एक खास बात ये है कि जो एनवायरनमेंट का सिलेबस है, हाँ, उसको भी उन्होंने साइंस के अंदर ही डाल दिया है। हाँ, तो उन स्पेसिफिक साइंस जो एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हैं, उनको हाँ, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से यदि 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा सर कि शंकर आईएएस की जो बुक है, हाँ, वहाँ से कुछ-कुछ मटेरियल को पिकअप किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे पीएमएफ आईएएस की एक बुकलेट आती है, हाँ, उसके अंदर से भी कुछ-कुछ टॉपिक लिए जा सकते हैं। फिर राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आता है फिर नेक्स्ट जो। हाँ, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए सर माजिद हुसैन या महेश बर्नवाल में से किसी को भी किया जा सकता है। यदि हाँ, समय नहीं है तो सर एनसीईआरटी भी मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेंगी, काफ़ी एग्ज़ॉस्टिवली लिखी हुई है वो। हाँ, और हाँ, राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए सर मैंने मार्केट के अंदर नोट्स थे 2-3 कोचिंगों के, हाँ, तो मैंने उनमें से वो पॉइंट उठा लिए, क्योंकि मैंने तो अभी तक किसी भी कोचिंग के मेंस ओरिएंटेड नोट्स नहीं देखे। वो हाँ, राजस्थान ज्योग्राफी पूरी के ही नोट्स होते हैं। हाँ, उनमें से हाँ, आप पिकअप कर, आप जैसे मतलब राजस्थान में पहाड़ियाँ पढ़ा रहे हैं, फिर छोटी-छोटी पहाड़ियों का वर्णन दिया हुआ है, वो किसी भी प्रकार से मेंस के लिए उपयोगी नहीं है। हाँ, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से उस कंटेंट को उसी में से निकालना पड़ेगा। अब बिल्कुल इसमें सही। वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे ट्रिकी गेम है, मतलब मेरे को जहाँ तक अभी इसमें लगा है। हाँ, तो हाँ, इसमें स्पेसिफिकली मतलब पूछते हैं कि ये पठार क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है, हाँ, और ये मटेरियल हमें थोड़ा मिलता नहीं है। तो हाँ, सबसे पहले तो जो आईएएस में मैपिंग वर्क होता है, जिसमें कि हर कॉन्टिनेंट का बताते हैं कि इस कॉन्टिनेंट में कौन से पठार हैं, पहाड़ियाँ हैं, कौन सी नदियाँ हैं, हाँ, तो उसको लिखो। और उसके बाद उनमें हर में लगभग 70 से 80 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए। हाँ, जैसे यदि मतलब एनाटोलिया का पठार के बारे में कुछ लिखना है, तो हाँ, ज़्यादातर हम बस उसकी लोकेशन देखते हैं आईएएस के हिसाब से। लेकिन हाँ, आरएस के अंदर तो उसमें और भी कुछ लिखना है कि वहाँ खनिज कौन से निकलते हैं, खेती किस प्रकार से होती है, नदी कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन सर थोड़ा मुझे लगता है गूगल करनी पड़ेगी, किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगी। हाँ, ये सिद्धार्थ सर की बुक आती है एक आईएएस के लिए मैपिंग वर्क, आईएएस में ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, हाँ। वहाँ से कुछ-कुछ हेल्प मिल सकती है। हुँ, हुँ। तो ये सर अपने ज्योग्राफी का भी हो गया और जीएस 2 का एक साथ हो गया। बिल्कुल। जीएस 3 के अंदर काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जीएस 3 में। जीएस 3 में जैसे सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें पॉलिटी है और इंटरनेशनल रिलेशन है। हाँ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के अलावा पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, एकदम हाँ, सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उसी से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशन है, हाँ, उसमें भी प्रीवियसली वाले जो बैकग्राउंड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हाँ। पिछले 1-2 साल के अंदर करंट अफेयर में से ही क्वेश्चन आएगा, तो हुँ, करंट अफेयर के साथ अपडेट रहें किसी से भी, तो वो हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है। बिल्कुल। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर ज़्यादातर जो जितने भी टॉपिक्स हैं, उसमें से कुछ तो पॉलिटी के ही टॉपिक्स हैं, जैसे हाँ, गवर्नर का रोल हो गया, सीएम का रोल हो गया, या फिर जो नीचे संस्थाएँ दी हुई हैं, इंस्टीट्यूशंस, वो तो पॉलिटी से वैसे भी कवर हो जाएँगी। फिर हाँ, कुछ-कुछ पॉलिटी का जो पार्ट बचता है, उसको सर मैंने लक्ष्मीकांत से ही कवर किया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लक्ष्मीकांत की बुक आती थी, उसके अंदर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता उसके अलावा किसी चीज़ की भी ज़रूरत है उसमें। हाँ, फिर जो अगला जो पार्ट है वो योगा एंड स्पोर्ट्स का है, हाँ, जो उसमें थर्ड पार्ट है। हाँ, उसमें सर थोड़ा-सा मतलब अभी भी ना मैंने जो कंटेंट पढ़ा उससे बाहर से भी क्वेश्चन आए थे। तो हाँ, उसमें सर अभी भी मुझे लगता है कि अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस मतलब अलग-अलग जो इंस्टीट्यूट हैं, हाँ, उनका सर कंटेंट को हमें रेफर करना चाहिए और उसमें जितनी डायमेंशन कवर कर सकते हैं, उसको हाँ, कवर करनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में दिया हुआ है, हाँ, या मतलब वो नदियों की सेफ्टी को कैसे रखेंगे, तो उसमें सर हमने मतलब मुझे लगता है कि हमारे जो एस्पिरेंट्स थे और साथी थे, उन्होंने उसको एग्ज़ॉस्टिवली कवर नहीं किया, तो उसमें सर करने की ज़रूरत है। हाँ, फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, हाँ, तो उसमें सर जो बेसिक क्वेश्चन्स हैं वो तो मतलब ज़्यादातर किसी भी कोचिंग के नोट्स में मैंने सभी में एक जैसा ही पढ़ा है उसमें। हाँ, हाँ, उसमें सर एनआईओएस है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन हाँ, स्कूल हाँ, है, तो
उसकी बुक मेरे को उसमें कंटेंट अच्छा मिला था, एनसीईआरटी के अंदर भी अच्छा कंटेंट था। तो इसमें मैं सभी मतलब जो मेरे भाई-बहन हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें आपको कंटेंट को खुद बनाना पड़ेगा, हाँ। साइकोलॉजी में स्पेशली। हुँ, क्योंकि हुँ। साइकोलॉजी की लास्ट ईयर मैंने मार्किंग देखी थी, मेरा तो 20 में से आधा ही नंबर था। हाँ, तो मतलब कि वो बहुत एग्ज़ैक्ट चीज़ लिखने पे ही नंबर देंगे। हाँ, हाँ, यदि वो किसी प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्ट्रेस क्या है, दबाव क्या है, हाँ। तो आप उसमें जो जनरल लेमैन में नहीं लिख सकते कि दबाव ये होता है, ये होता है। हुँ, उसकी हुँ। स्पेसिफिक एक डेफिनिशन होती है, उसी को रिपीट करना चाहिए आपको। तो हाँ, इसके लिए आपको जैसे एनआईओएस को ध्यान में रख लो, इग्नू को ध्यान में रख लो और एनसीईआरटी को ध्यान में रख लो। हाँ। इनको तीनों को मिक्स करके, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, गिनती के वो 15 से 20 टॉपिक हैं। उनके एक-एक पेज के नोट्स को आप बना बना हुँ, लीजिए, हुँ। तो उसमें फिर मेरे हिसाब से आगे दिक्कत नहीं आएगी। इस बार तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे थे। बिल्कुल। हाँ, फिर आता है लॉ का पार्ट। हाँ, तो लॉ इतना इतना बड़ा पार्ट है हाँ, कि उसमें आपको मतलब कि और टोटल 20 मार्क्स का ही है, तो हाँ, उसमें थोड़ा जुडिशियसली आपको यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने एक इंसेप्शन आईएएस का लॉ का मटेरियल चल रहा था, हाँ, 50-52 पेज का, उससे मैंने अब बेसिक कर लिया था कि अब हाँ। कोई भी क्वेश्चन आए तो इन 20 में से 5 या 10 नंबर मैं पक्का लेके आ जाऊँगा। उसके अलावा फिर उसमें सर कि जिस प्रकार से भी कंटेंट आ रहा है, जैसे कि उसमें चाइल्ड पोस्को एक्ट के बारे में दिया हुआ है और हाँ, उसमें रिसेंटली अमेंडमेंट हुए थे, तो उसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। जैसे अभी आईटी एक्ट दिया हुआ है और अभी आईटी एक्ट के लिए जो नए रूल आए हैं 2021 के अंदर, हाँ, तो उनको ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि वो जो उससे लॉ से रिलेटेड कुछ नया हुआ है, तो वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसमें हम लॉ वाले पार्ट में थोड़ा-सा करंट अफेयर के लिए भी अपडेट करना पड़ेगा और बिल्कुल। बाकी उसमें लॉ का है। और उसके बाद सर 2 जो 4th पेपर में हिंदी और इंग्लिश आती है। हाँ, तो हिंदी के लिए सर मैंने ज़्यादा राघव प्रकाश को भी पढ़ा था और राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसको भी पढ़ा था और इंदिरा अशोक की एक बुक आती है उसको मतलब किया था। लेकिन अच्छा। मेरा मतलब जो मेन फाउंडेशन था वो राघव प्रकाश की बुक थी। हाँ, बाकी सर मैंने केवल थोड़ा-थोड़ा पार्ट किसी से यदि फॉलो करना मतलब करना है तो उसी के लिए मैंने ज़्यादा किया था। हाँ, इंग्लिश के लिए सर मैंने कुछ स्पेसिफिकली किया नहीं कि मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मैंने कहा कि ये तो हाँ, अपने आप ही हो बिल्कुल। जाएगा। हाँ, तो ये मेरी एकदम डिटेल स्ट्रैटेजी थी चारों हाँ। पेपर्स के लिए। और यदि इन पेपरों में जी ज़्यादा सर। फ़ोकस किया जाए, ऐसा कहते हैं कि 4th पेपर ज़्यादा स्कोरिंग है, तो ऐसा कुछ है क्या मतलब इसमें? सर इसमें अभी जो मार्किंग्स आएँगी तो उनके हाँ, बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा है। लेकिन 4th पेपर में मैंने देखा है कि ऐसे कुछ विद्यार्थी थे 2016 के अंदर, हाँ, जिन्होंने जैसे मेरा यदि 2016 का मार्क्स देखा जाए तो मेरे चारों पेपर में 87, 92, 87, 87 हाँ, ऐसे मार्क्स थे। तो मतलब मैं चारों में यदि बराबर फ़ोकस किया था तो मेरे में चारों में ही बराबर मार्क्स आए थे मेरे। हाँ, हाँ, लेकिन 4th पेपर में मैंने जनरली ऐसा सुना है कि यदि हिंदी को अच्छा किया जाए, तो हाँ, 50 नंबर की जो ग्रामर वाला पार्ट है, हाँ, उसमें से सर 48, 49 तक स्कोर किया जा सकता है। हाँ, तो ग्रामर पे क्या लेकिन उसमें भी सर जो आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, हाँ, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि आप हिंदी आपकी अच्छी है और आप 50 में से 45 नंबर अपने आप ही ला पा रहे हो हाँ, और हाँ। फिर आप 2-3 मार्क्स के लिए उतनी मेहनत कर रहे हो, तो वो आपके लिए मतलब ठीक नहीं है। हुँ, लेकिन हुँ। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो 20-25 मार्क्स ही ला पा रहा है, हाँ, यदि वो फिर हिंदी पे मेहनत करे, तो वो फिर 20 से 25 मार्क्स बढ़ा सकता है अपने हिंदी में, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो सबको अपनी स्ट्रेंथ पता करनी चाहिए कि हाँ, आप जैसे कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनको हिंदी पे फ़ोकस करना चाहिए, हिंदी मीडियम वाले हैं, उनको इंग्लिश पे फ़ोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले सभी को अपनी कमियाँ आइडेंटिफ़ाई करनी चाहिए कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ और फिर सोचना चाहिए यदि मैं इस बुक को कवर कर लेता हूँ, हाँ। तो मैं कितने मार्क्स ला पाता हूँ। कि हुँ, हुँ। जैसे आज भी यदि किसी भी स्टूडेंट को यदि ये हिंदी का पेपर दिलाएँ, तो हाँ, वो 80 से 85 मार्क्स लेके आ जाएगा। हाँ। लेकिन अब यदि उसको 2 महीने पढ़ाया जाए तो वो कितने मार्क्स ला सकता है? यदि वो 105, 115 ला सकता है तो गैप अच्छा है, हुँ, तो उसके हुँ। लिए मेहनत की जा सकती है। यदि कोई पहले से ऑलरेडी 115 की रेंज में है, तो हाँ, मुझे लगता है उसको बाकी पेपर में फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि यहाँ तो काफ़ी कम मतलब वो इम्प्रूवमेंट के चांसेज़ हैं। तो वो सबको मैं स्पेसिफिक मतलब अपने स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सजेस्ट करूँगा सर। बिल्कुल। फिर एक बात आती है आंसर राइटिंग को लेकर कि टेस्ट सीरीज़ मेंस की करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? पुराने पेपर को देखकर लिखना चाहिए। आजकल तो टॉपर्स की कॉपी भी आने लगी है आरटीए से, तो वो भी काफ़ी लाभ जी मिलता है। सर, जी सर। हाँ, तो इसके बारे जी में। सर, जी सर। सर, राजस्थान में सर मैं आंसर राइटिंग का जो इम्पोर्टेंस है, मैं वो सबसे ज़्यादा मानता हूँ। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है सर स्पेस बहुत लिमिटेड आता है। हाँ, जैसे प 5 मार्कर क्वेश्चन है, तो उसके अंदर केवल 6 या 7 लाइन आती हैं। हाँ, तो एक बार यदि आपने यदि रॉन्ग ट्रैक पकड़ लिया,
हाँ, तो आपके पास इतना चांस नहीं होता कि आप वापस से आ पाओ। जैसे यूपीएससी में तो 2 पेज होते हैं, हाँ, तो आप अपने आप को कभी भी वापस से ना ट्रैक पे लेके आ सकते हो। हाँ, राजस्थान में सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ, जो यदि 10 मार्कर हो या 5 मार्कर हो, हाँ। काफ़ी स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। हुँ, और हुँ। स्पेसिफिक पूछने के साथ मुझे पता चला है कि आरपीएससी के अंदर एक मॉडल आंसर होता है हाँ, और उसी से कंपैरेटिवली वो आपको नंबर देते हैं। उनके पास ये चॉइस नहीं होती कि किसी बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट लिख दिया हाँ, और वो उनके आंसर की में नहीं है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, तो आपको ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड बुक के अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको रिपीट करने हैं। हाँ, हाँ। तो इसके लिए सर मैं बताना चाहूँगा कि सर मैंने खुद ने 20 से 25 पेपर तो मिनिमम लिखे होंगे हुँ, और हुँ। भी मतलब दोस्तों के साथ आंसर राइटिंग की है। तो इसमें अलग-अलग जो क्वेश्चन्स हैं, मतलब जैसे 2 मार्कर है, तो उसमें आपके पास लिमिट केवल 15 वर्ड्स की है। हाँ, तो मतलब आप उसको मैक्सिमम 20 वर्ड्स तक लेके जा सकते हो। तो हाँ, उसमें किसी भी प्रकार से ग्रामर के लिए किसी भी प्रकार का वर्ड खराब नहीं करने हैं आपको। जैसे कि मतलब एक एग्जाम्पल है कि जैसे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, तो इसमें आपने 6 से 7 वर्ड खराब कर दिए। तो उसमें ना मतलब छोटा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मतलब कि राजनीतिक अपराधीकरण। इस हाँ, तरीके से जो उसके वर्ड्स के साथ खेलना आना चाहिए 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर। बिल्कुल। और जो 5 मार्कर्स हैं सर, मैं उसके अंदर सजेस्ट करूँगा कि डायग्राम के थ्रू इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा पुट करने की कोशिश करें कि जैसे आपको पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा पता होंगे। 5 मार्कर्स में मुझे ये पूरा यकीन है कि मतलब 5 मार्कर्स क्वेश्चन पूछते हैं, आपको 10 पॉइंट पता होते हैं। तो 5 तो लाइनें होती हैं, तो आप उसमें 5 पॉइंट लिख सकते हो। बाकी जो अपना नॉलेज है, उसको किसी तरीके से कोई डायग्राम से या किसी भी छोटा-मोटा कुछ बना के उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, हाँ, ताकि एग्ज़ामिनर को ये लगे कि इसको पता था, लेकिन स्पेस के कारण ये लिख नहीं पाया। हाँ। तो ये चीज़ है। और जो 10 मार्कर्स है सर, उसमें जो पूरा जो ट्रेडिशनल मेथड होता है कि आप इंट्रोडक्शन दो, बॉडी दो और फिर कंक्लूजन करो। हुँ, हुँ। एकदम एग्ज़ैक्टली उसी को फ़ॉलो करना है और जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है, उसको किसी से अलग लिखना है। ऐसा है मतलब उसको फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन नहीं लिखना है। हाँ। वो आपको मतलब कुछ अलग लिखना है उसके अंदर। हुँ, हुँ। हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी सर बताई आंसर आपने। राइटिंग में हाँ, हाँ, मतलब जी ये सर। पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग आपने काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई जो कि निश्चित रूप से हमारे भाई-बहनों के काम आएँगे। और साथ ही साथ जैसे जी सर। आप आईएएस का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे आपका पहली बार इंटर कॉल भी हुआ है, तो दोनों को आपने मैनेज कैसे किया? ये जी सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बात बताना चाहूँगा सर, आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव का पता होना चाहिए। हाँ, कि जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। अब जैसे एक मिशन सत्यनिष्ठा, हाँ, तो ये चलाया था इंडियन रेलवे ने। हाँ, तो अब ये न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर के अंदर कि मिशन सत्यनिष्ठा मतलब कि रेलवे ने चलाया है। हाँ, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये न्यूज़ काम कहाँ पे आएगी हमारे। हाँ, तो अब इसको जैसे कि हम इसको काम में ले सकते हैं कि जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ, उसके अंदर इंटीग्रेटेड डायरेक्ट पॉइंट दिया हुआ था हाँ। आरएस के अंदर, हुँ, सिलेबस के हुँ। अंदर। और ये एथिक्स के अंदर क्वेश्चन भी आया था हुँ, कि हुँ। किस तरीके से हम इंटीग्रिटी को प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, तो आपको वहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल याद है, तो वो आपके क्वेश्चन को एक अलग ही डायमेंशन देगा कि उसे पता है। हम ऐसे लिख देते हैं कि ऑफिस के अंदर इंटीग्रिटी बढ़ानी चाहिए, हाँ, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई रियल लाइफ एग्जांपल है क्या? तो हम बता सकते हैं कि इंडियन रेलवे का जो मिशन सत्यनिष्ठा है, हाँ, वो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है। हाँ, और जिस प्रकार से मतलब अकाउंटेबिलिटी के टॉपिक में भी इसको इंश्योर किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी के टॉपिक में भी इसको लिख सकते हैं। तो सबसे मेरा यही ध्यान में रहता था, मैं कोई भी कंटेंट पढ़ता था, तो हाँ, मुझे ये ध्यान रहता था कि ये आईएएस में कहाँ पे काम आएगा, हाँ, आरएस में इसमें इसका कहाँ यूटिलाइज़ेशन कर सकता हूँ मैं। हाँ, हाँ। तो ये मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हाँ, जी ये सर। बात बहुत अच्छी बताई, जिसमें एक चीज़ ये भी रहता है कि आजकल लोगों का ये रहता है कि प्लान बी क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें साथ में रखी जा सकती है, क्योंकि आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप एकदम युवा हो और दोनों चीज़ साथ में लेके चल रहे हो, तो इससे एक कहीं न कहीं आपको चिंता भी खत्म होगी कि आपका करियर की जो चल रही थी मानसिक रूप से, या तो इसका फ़ायदा मिलता है। सर हाँ, प्लान भी सर, यदि आपको मतलब कि जैसे एजुकेशन आपका काफ़ी अच्छा रहा हुआ है और हाँ, आपको लगता है कि मेरे को जॉब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैं कहूँगा कि आप यूपीएससी के लिए ट्राई करें। लेकिन बिल्कुल। यदि आपका लक्ष्य है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँ, चाहे हाँ, मुझे छोटे पद पे कार्य करने को मिले या हाँ, बड़े पद पे कार्य करने को मिले, मेरे को प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। हाँ, तो हाँ, मैं सोचता हूँ सर, इनको दोनों को साथ में कैरी आउट कर सकते हैं। हाँ, और जैसे कि आजकल बाकी स्टेट सर्विसेज़ हैं, जैसे यूपी पीसीएस है, हाँ, उनका तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा यूपीसीए से सेम कर दिया गया है, तो हम वो तो आसानी से हैंडल कर सकते हैं। हाँ, राजस्थान में थोड़ा राजस्थान का जो पार्ट है, हाँ, उसको थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और हाँ, थोड़ा-सा राजस्थान के लिए आंसर राइटिंग है वो ज़रूर करनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि मैंने मेरे यूपीएससी के फ्रेंड्स को देखा है,
जो हुँ, हुँ। यूपीएससी में तो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं मेंस के अंदर, लेकिन आरपीएससी के अंदर वो कट ऑफ से 100-100 मार्क्स भी कम ला रहे हैं। तो हाँ, उसका कारण है कि आरपीएससी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछती है, तो 2 या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपके पास भूमिका बनाने के लिए, कंक्लूजन बनाने के लिए कुछ खास हाँ, रहता नहीं है, आपको बस सीधे डायरेक्ट पॉइंट लिखने होते हैं और हाँ, थोड़ा-सा सर रटना ज़्यादा पड़ता है इसमें। हाँ, क्या है, आपको सिलेबस याद होना चाहिए और उसमें किस पॉइंट में कैसे हैं, तो मेरे को अभी जैसे 2019 में मैंने मेंस दिया था, हाँ, अभी 2 साल हो गए लेकिन फिर भी मेरे को वो पॉइंट्स याद हैं कि हाँ, ये ऐसा-ऐसा पॉइंट्स था। तो थोड़ा-सा इसमें ना मतलब क्रैम करना पड़ता है। तो इसमें हाँ, सर कि मैं चाहता हूँ कि मतलब बच्चों का जो पढ़ने का तरीका है, हाँ, उसमें थोड़ा-सा बदलाव करना पड़ेगा। जैसे आरपीएससी के लिए आप यदि पढ़ रहे हो, हाँ, तो थोड़ा-सा ऐसे सोच के पढ़ो कि इसमें एकदम वो के वो पॉइंट लिखने हैं। हाँ, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ेगा कि खुद की तरफ से भी पॉइंट सोचें, रियल हाँ, लाइफ एग्ज़ाम्पल सोचें, कुछ नोवेल थॉट लेके आएँ। हाँ, तो दोनों एग्ज़ाम में थोड़ा-सा डिफरेंस है, बट मैनेज किया जा सकता है सर। बिल्कुल। अच्छा, कुछ कोचिंग के नोट्स वगैरह रेफर कौन-सी कोचिंग करने हो तो इंग्लिश मीडियम में आप थोड़ा बता सकते हो कि जैसे कई लोग बताते हैं या नहीं, जैसे आपने मैटर तो काफ़ी अच्छा बता दिया, बुक वगैरह बता दी है, तो सर कुछ हाँ, हुँ, सर जो मुझे अभी जो दिक्कत लग रही है, जो आरएस हाँ, की कोचिंग्स वगैरह में है, तो देखो 2013 के बाद 2016 का सिलेबस चेंज हुआ। हाँ, 2016 के बाद 2018 का भी सिलेबस काफ़ी चेंज हुआ हाँ, और जैसे 2016 का जो आरपीएससी का पेपर था और 2018 का जो पेपर था, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। तो हाँ, अभी पैटर्न अभी डायनामिक है हुँ, कि हुँ, पेपर भी चेंज हो रहे हैं, सिलेबस भी चेंज हो रहे हैं। हाँ, तो कोचिंग वाले उसके साथ उतना जल्दी कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। वो हाँ, अपने हाँ, कंटेंट को उतना जल्दी मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, अभी हुँ, भी जैसे राजस्थान हिस्ट्री में यदि आप लक्ष्य को भी पढ़ रहे हो, हुँ, हुँ, 1000 पेज की बुक पढ़ रहे हो और जस्ट फॉर द सेक ऑफ 20 मार्क्स, हाँ, तो मतलब वो स्ट्रेटेजी अभी काम नहीं करेगी। इसमें सही, थोड़ा-सा टाइम होना पड़ेगा और करंट हाँ, अफेयर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हाँ, करंट अफेयर कोचिंग आपको कभी नहीं करवा सकती। सही बात है, तो हाँ, वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा कि हाँ, किस तरीके से मैं इस करंट अफेयर को ना इंक्लूड कर सकता हूँ। हाँ, जैसे सर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, एक क्वेश्चन आया था फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो उसके लिए अलग-अलग टेक्नोलॉजी होती है कि सर कि आप मतलब कि नमक के अंदर रख सकते हैं, हुँ, तेल के हुँ, अंदर हुँ, रख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस के अंदर रख सकते हैं, कोल्ड टेम्परेचर पे रख सकते हैं। ये तो स्टैटिक मटेरियल है। हाँ, तो ये तो जो जो भी आरएएस की तैयारी कर रहा है और जो प्रीलिम्स पास करके आया है, वो हर बच्चा लिखेगा। हाँ, लेकिन आपको यदि अपने क्वेश्चन को थोड़ा-सा भी नोवेल बनाना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प कर रही है। तो हाँ, फूड की नैनो कोटिंग की जाती है। हुँ, किस हुँ, तरीके से जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, रेडिएशन के थ्रू जर्म्स के ना डीएनए को चेंज कर दिया जाता है, जर्म्स को मार दिया जाता है। हुँ, तो हुँ, उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी आईटी टेक्नोलॉजी है जिसमें उसमें सेंसर्स लगा देते हैं कि किसी हाँ, भी प्रकार का केमिकल चेंज हो तो वो सेंसर हमें बता दे। हाँ, तो हमें जो डायनामिक पार्ट है उसको उसके साथ इंक्लूड करना पड़ेगा और यदि हम ये सोचें किसी भी कोचिंग वाला हमें ये हेल्प कर देगा हुँ, कि हुँ, डायनामिक पार्ट भी बता दे, स्टैटिक पार्ट भी, तो ये मुझे अभी थोड़ा पॉसिबल लग नहीं रहा है। तो हाँ, स्टैटिक पार्ट किसी भी कोचिंग में आप पढ़ें या वहाँ हाँ, के नोट्स ले लें, स्टैटिक हाँ, पार्ट वहाँ से करें, फिर न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगज़ीन्स पढ़ें और उनमें जो भी डायनामिक चीज़ें आएँ, हाँ। उनको उसमें इंक्लूड कर लें, तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल गौरव भाई, ये बहुत ही शानदार आपने स्ट्रेटेजी बताई कि मतलब सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही ज्यादातर बनते हैं, टॉप करते हैं अधिकांश लोग। आपने भी टॉप किया है, जैसे रामनिवास जी ने भी आरएस और आईएएस दोनों टॉप किया था सेल्फ स्टडी के माध्यम से। तो ये बहुत शानदार है। जी सर, बाकी जी अपनी सर। तरफ से कुछ भी आप मतलब कहना चाहते हो एस्पिरेंट्स को, कुछ भी बता सकते हो आप। जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है, वो 3 या 4 स्टेप की प्रोसेस है। अब हाँ, इसमें मैं प्री मेंस इंटरव्यू के टाइप में बात नहीं कर रहा, मैं इसमें बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम किसी भी कंटेंट को पढ़ते हैं, तो हाँ, हमारे पास एक बहुत सारा डाटा आ जाता है। हाँ, फिर हम उस डाटा को सिम्प्लीफाई करते हैं, फिर हम उसको दिमाग के अंदर रिटेन करते हैं और हाँ, उस रिटेन करने के बाद जब एग्ज़ाम आता है, तो हम उसको दिमाग से निकालते हैं। हाँ, तो ये एक 4 स्टेज प्रोसेस होती है। हाँ, तो मैंने जितने भी कैंडिडेट्स को देखा है, तो वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर कोशिश करते हैं हाँ, कि नोट्स कहाँ से आए, इसका कंटेंट कहाँ से आए और हाँ, उस रॉ डाटा को कलेक्ट करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रॉ डाटा कलेक्ट करके अपने दिमाग में रख लिया। हम्म, लेकिन फोकस नहीं करते कि उस रॉ डाटा से ना एक यूज़फुल डाटा कैसे निकाला जाए और हाँ, फिर उस यूज़फुल डाटा को दिमाग के अंदर रिटेन कैसे किया जाए और फिर दिमाग के अंदर है तो उसको एग्ज़ाम के अंदर लिखा कैसे जाए। हाँ, तो हम जनरली ये ज़्यादातर सुनते हैं कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, हाँ, इसके पास उसको सब कुछ आता था, लेकिन हाँ, वो एग्ज़ाम के अंदर नहीं लिख पाया। तो मैं मतलब जो भी मेरे भाई-बहन हैं, जो आगे पेपर देने वाले हैं, तो हाँ, मैं उनको बताऊँगा कि यदि तैयारी करते समय इन चारों स्टेप प्रोसेस को एक साथ लेके चलें। हाँ, तो जैसे कि सबसे पहला आपके पास डाटा मटेरियल कलेक्ट करना है।
हाँ, तो उसपे भी उतना ही फ़ोकस देना है जितना लास्ट का मतलब उस आपके दिमाग के अंदर है उसको वापस निकालना है। तो उसके बिल्कुल। लिए टेस्ट सीरीज़ लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लिखेंगे, तो हाँ। हमें पता चलेगा हमारे दिमाग के अंदर कितना है और हम कॉपी के अंदर लिख कितना पा रहे हैं। हुँ, हुँ, जैसे कि एक पेपर है, मैं लिख के आया, मुझे हुँ, उसकी 5 बातें याद हैं, लेकिन मैं पेपर में 3 बातें लिख पाया। तो हाँ, मुझे पता चलेगा कि मेरे मतलब 2 पॉइंट मैं भूल कैसे गया। तो हाँ, अब मुझे अगली बार आके उस पे वर्क करना है कि वो 2 पॉइंट कैसे भूला था। हाँ, और अब कुछ स्टूडेंट को रिटेन करने में दिक्कत आएगी हाँ, कि ना वो पढ़ के तो सारा आए हैं, लेकिन पेपर के अंदर जाते उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये मैं मतलब भूल कैसे गया, मैं ब्लैंक कैसे हो गया। हाँ, तो ब्लैंक आप इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपने कहीं न कहीं एक स्टेप को मिस कर दिया। हाँ, तो मैं मतलब चाहूँगा कि जो भी अभी मेरे जो फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं, हाँ, वो इसको पूरी साइंटिफिक प्रोसेस को समझें कि किस तरीके से मतलब ये स्टडी होती है। हाँ, ऐसा ना समझे अब जैसे कोचिंग का नोट्स आप उठाओ, हाँ, उसके बाद उसमें से यूज़फुल डाटा निकालो। उसको हाँ, अपने दिमाग के हिसाब से उसको नोट्स को वापस बनाओ। हुँ, ऐसा नहीं कि जो कोचिंग ने नोट्स दे दिए उसी को पढ़ रहे हो। अपने दिमाग की एक थिंकिंग प्रोसेस सबकी अलग होती है। हाँ, तो अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। अब हुँ, फिर हुँ, उसको रिटेन करने के लिए अलग-अलग साइंटिफिक जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करो। जैसे निमोनिक्स हैं या हाँ, आप किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करके याद कर सकते हो। हुँ, या आप मल्टीपल रिवीजन के थ्रू याद कर सकते हो, पीरियोडिक रिवीजन का भी मेथड चलता है। हुँ, तो हुँ, उसके थ्रू याद कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, चिट्स बना सकते हो, वो अलग-अलग मेथड्स का यूज़ करके उसको रिटेन करना है। और फिर आउटपुट करने के लिए सर अलग-अलग मेथड है, या तो आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू कर सकते हो या लोगों के साथ डिस्कस कस कर मतलब जो ग्रुप डिस्कशन से हो सकता है या हाँ, फिर अपने किसी फ्रेंड्स को आप पढ़ा सकते हो हाँ, या मतलब कहीं भी आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, हाँ, यदि किसी लेक्चर को देख रहे हो जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी का लेक्चर है, हाँ, तो आप पहले से प्रिडिक्ट करो कि ये टीचर बोलने वाला क्या है। हाँ, कि जैसे टीचर बोल रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है, तो आप पहले से प्रिडिक्ट करो कि हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ होने वाला है। तो हाँ, आपको यदि टीचर ने वो ही बात बोली है, तो आप खुद को शाबाशी दे सकते हो कि हाँ, ये तो मैंने सोच लिया था कि टीचर यही बोलेगा। हाँ, यदि नहीं तो कि सर ने ऐसा क्यों बोला? तो उससे आपकी थिंकिंग प्रोसेस जो दिमाग की है, तो वो अच्छी चलेगी। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि इन चारों स्टेप पे पूरा फ़ोकस किया जाएगा, तो मतलब आसानी से हो जाएगा, चाहे वो आरएस हो या हाँ, कोई भी एग्ज़ाम हो। हाँ। जी, सर। गौरव जी यार आपने बहुत ही शानदार मतलब ये तरीके से आज मतलब पूरा चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। यही काम आती है मतलब रियल में जो एक रियल जो बन चुका है वो ऐसी चीज़ें बताता है तो एस्पिरेंट उनको जल्दी से पिकअप करता है और अपने काम में लेता है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए और आशा ठीक है करते सर। हैं बहुत जल्द आइस के बिल्कुल इंटरव्यू सर। के बाद में आपका एक और इंटरव्यू लेने का मौका मिले और सभी दर्शकों से आशा करते जी, हैं कि सर। गौरव भाई के लिए आप शुभकामना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना कि इस बार पहले अटेम्प्ट में आइस में भी उनका अच्छी रैंक पे सिलेक्शन हो। तो बहुत-बहुत ध धन्यवाद जी, गौरव। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू।